विजिबल है स्क्रीन, देखो एक बार सारे। यस मैम। यस मैम। यस मैम। जरा निकालना भाई, कल क्या दिया था मैंने। सेक्शन ए अपना हो गया था ना, सेक्शन ए हो गया था। सेक्शन बी बताओ भाई कौन से क्वेश्चन थे एंड डाउट था क्या इसमें कोई? मैं देखो स्टार्टिंग से दिखा रही हूँ, पहले तो आप शक्ल भी देख लो मॉड्यूल की, हो सकता है कुछ बच्चों ने देखे ही ना हो। तो मॉड्यूल आप लोगों के अपलोडेड है सब्जेक्ट वाइज, तो आप प्लीज उसको देख लिया करो। जो आपकी रिसोर्स शीट है ना, उसमें ग्रुप डिस्क्रिप्शन में वहीं पे आपको ये भी मिलेगा, ठीक है। तो मैंने सेक्शन बी में कुछ क्वेश्चंस दिए थे, या सारे दिए थे, देखो मेरे को याद तो नहीं है, बट यस सेक्शन बी में मैंने क्वेश्चंस दिए थे, लगभग सारे ही थे। तो मुझे बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम है कि पहले से 5 क्वेश्चन, फर्स्ट 5 क्वेश्चंस में? जिसने नहीं किए भाई, अब क्यों नहीं किए ना, अपने आप से पूछो किस खुशी में नहीं किए हैं आप लोगों ने क्वेश्चन? मैम क्वेश्चन नंबर 2 में प्रॉब्लम थी। क्वेश्चन नंबर 2 में प्रॉब्लम थी, किसका हो गया क्वेश्चन नंबर 2? हाँ बता दो जिसका भी हो गया। कनक, क्रिश का हुआ है क्या? हाँ क्रिश आप बता दो कैसे किया था आपने। मैम थर्ड ऑप्शन था इसका आंसर। कैसे किया था? मैम आपने बोला था ना कि जैसे ए की पावर जो भी है अल्फा मान लिया है बीटा, तो वो हाँ इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। यस राइट। गुनगुन मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था रेट लो वाला, मैंने कहा था जब आप रेट लो लिखते हैं, अब बीच बीच में ऐसे बच्चे आएंगे तो कैसा काम चलेगा भाई। हाँ तो मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, बेटा टाइम से ज्वाइन किया कीजिए प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। हाँ तो मैंने आप लोगों को बताया था अगर आपकी कोई इक्वेशन है, जैसे मान लो इन्होंने ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 लिखा हुआ है एंड बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या लिखा हुआ है मेरा बेटा, एम लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब आप ये नहीं बोल सकते हो कि इसका ऑर्डर जो है पी प्लस क्यू होगा, मतलब जो 1 प्लस एम है वो पी प्लस क्यू के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बिकॉज आप रेट लो कभी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देख के नहीं बताते हो। आप नहीं बता सकते हो कि पी प्लस क्यू 1 प्लस एम के बराबर है, आप ये नहीं बोल सकते उससे ज्यादा ही होगा, आप ये भी नहीं बोल सकते उससे कम होगा, ठीक है। तो मे और मे नॉट इक्वल टू 1 प्लस एम, ठीक है, यही तो था अपना रेट लो, क्लियर है। हाँ सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए आप देख के बता सकते हो बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखकर कि हमारा ऑर्डर क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन नहीं हुआ था क्या? और क्या नाम है नहीं हुआ। आयुष, क्या प्रॉब्लम आई मेरा बेटा? इसमें क्या पूछा था? इसमें पूछा है ओके इक्वेशन दी हुई है, वो कह रहे हैं कंसंट्रेशन जो है ए की डबल कर दी और रेट 4 टाइम्स हो गया, तो मतलब ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या होगा बच्चों? 2। 2 मैम। फिर वो कह रहा है बी की कंसंट्रेशन 4 टाइम्स हो गई तो रेट डबल हो गया, तो मतलब क्या होगा? बी की कंसंट्रेशन 4 टाइम्स हो गई तो बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या होगा? 1/2। वेरी गुड आयुष, देख बेटा देख लो एक बार कौन आया है। दिव्यांश जी आया है, दिव्यांश जी जल्दी आया करो, ठीक है। उसने बोला ए की कंसंट्रेशन डबल हुई है तो रेट 4 टाइम्स होगा, इट मींस ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 2 होगा। फिर वो बोल रहा है बी की कंसंट्रेशन 4 टाइम्स हो गई तो रेट डबल हो गया, तो यानी कि बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या रहा होगा? 4 ही रहा होगा ना। बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1/2 रहा होगा, क्योंकि इधर देखो अगर आप 4 टाइम्स कर रहे हो तो इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, है ना। तो जब आप इसका 1/2 लोगे बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर, तभी क्या आएगा आपका रेट डबल होगा। आयुष समझ रहे हो मेरी बात? यानी कि ए तुम्हारा क्या हो जाएगा 2 और बी क्या हो जाएगा, ये वाला बी हो जाएगा, स्मॉल ए लिख लो इसको, बी क्या हो जाएगा 1/2, कर सकते हो आप। तो ये क्या बन जाएगा 2a प्लस 1/2 बी प्रोडक्ट। क्या आंसर आया था मेरे बच्चे इसका? मैम सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन मैम। सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन इसका क्या आया है? तुमने क्या किया होगा, इसके 4a प्लस बी प्रोडक्ट बना लिया होगा। आंसर मैच कर लेते हो ना तुम लोग, नीचे ही है इसके आंसर, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा -1/4 dA/dt,
है ना, इज इक्वल टू माइनस dB बाई dt। तो ये 4 को क्या ले जाओगे, यहाँ ले जाओगे, तो ये देखो सेकेंड ही आ रहा है। ठीक है, तो इसको आप कर सकते हो। और बोलो। मैम फिफ्थ बताना एक बार। फिफ्थ में क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि 2a से b प्लस सी बन रहा है और ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी। जीरो ऑर्डर का मतलब क्या होता है, मैंने कल थोड़ा सा हल्का बताया था, हालांकि जीरो ऑर्डर आज डिटेल में करेंगे। मैंने कहा था आप रेट लो, अगर उसका लिखना चाहते हो तो ऐसे लिखोगे a की पावर n। जीरो ऑर्डर का मतलब क्या होगा, n जीरो रहा होगा, यानी कि रेट जो होगा रेट कांस्टेंट के बराबर रहा होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए। नो, दिस इज नॉट करेक्ट, बिकॉज जीरो ऑर्डर में कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड नहीं करता। ये क्या बोला, द रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन सेम एट एनी कंसंट्रेशन ऑफ ए। यस, और द रेट रिमेन्स अनचेंज्ड एट एनी कंसंट्रेशन ऑफ बी एंड सी। तो नहीं, वो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पे की तो बात ही नहीं करते हम। रेट लो में, हाँ, रेट लो में जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन होता है उसका लेना देना होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से, तो इसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन से, तो ये भी गलत होता है। ठीक है, और बोलो। मैम 7th क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन तो आई गेस किसी ने सोल्व भी किया था ना ग्रुप में, और ये तो मैंने भी कराया था क्लास में तुम लोगों को। यस सर, यस मैम, सर ने करके भेजा था डाउट। क्या नाम है जिसने मुझसे पूछा है, क्रिश आपने पूछा है ना मेरे बेटा? यस मैम। आपने देखा था उसको? नहीं देखा ना? नहीं मैम। देख लेना ये, ठीक है, उसको ग्रुप में देख लेना, किसी ने पूछा भी हुआ था। 8 क्वेश्चन अभी मैंने कवर ही नहीं करवाया आपको, तो ये अभी आपको आएगा भी नहीं, मतलब किसी ने पहले पढ़ रखा हो तो वो अलग बात है। और बताओ, हो गया था ये? यस मैम। चलो, मैम क्वेश्चन नंबर 10। 10th बताना एक बार। हाँ जी, 10th बोलो क्वेश्चन। बोलो। 10th क्वेश्चन, इधर आओ। आपको क्या दिया हुआ है, एक रिएक्शन है, ए प्लस बी से प्रोडक्ट बन रहा है। वो बोल रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा जब आपकी कंसंट्रेशन भी डबल हो जाएगी। कल करवाया था मैंने ये। तो यानी कि ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या होगा, 1 होगा, कल करवाया था ना। आगे चलो, फिर वो कह रहा है रेट अगेन डबल हो जाएगा जब कंसंट्रेशन ऑफ ए और बी क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। यानी कि ए के रिस्पेक्ट में तो ऑर्डर 1 है, ये तो बिल्कुल ठीक है। वो कह रहे हैं ए और बी दोनों की कंसंट्रेशन डबल करो तब सिर्फ रेट डबल हो रहा है, इट मींस बी के रिस्पेक्ट में तो ऑर्डर 0 ही रहा होगा, क्योंकि Yes, जब ma'am. जब आप कंसंट्रेशन ए की 2 टाइम्स करोगे तभी रेट आपका डबल होगा, इट मींस बी की कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड वो कर ही नहीं रहा, तो इसका आंसर आ रहा होगा थर्ड ऑप्शन। मैम डीपीपी में आंसर फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है। नहीं तो 10th का 1 तो नहीं हो सकता, देखूं क्या एक बार, कौन सा सेक्शन है ये? सेक्शन बी पे जाओ। तो मैम थर्ड ही दे रखा है। अरे बाबा सेक्शन बी पे कौन सा क्वेश्चन था अभी किया अपन ने? 10th का 3 हम 10th। कौन सा देख लिया आंसर? ठीक है, एक बार तो कई बार हो जाता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। और जो क्वेश्चन दिए थे वो हो गए थे क्या बाकी सारे? कुछ मैम और? सेक्शन जी का थर्ड। सेक्शन बी का थर्ड? मैम जी। अच्छा हाँ, ये भी तो दिया था ना मैंने, मैकेनिज्म। सेक्शन जी का दिया था बेटा? मैम जी बोलना था वो। अच्छा जी बोला, मेरे को बी सुनाई दिया। हाँ जी बोलो, कौन सा नहीं हुआ बेटा इसमें? मैम 7 क्वेश्चन। हम 7th। थर्ड भी नहीं हुआ, 7th भी? थर्ड मैंने दिया था क्या? चलो थर्ड देख लो एक बार। वो बोल रहा है कि एक ये मैकेनिज्म है, ये 2 स्टेप में हुई है, इट मींस ये कौन सी रिएक्शन है मेरा बेटा? कॉम्प्लेक्स। रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। चलो आ जाओ फिर वो बोल रहे हैं वो रेट लो बता दो। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि कौन सा स्टेप डिटरमाइन करता है आपका रेट, जल्दी से बताओ। यस, स्लोवेस्ट स्टेप। यस, स्लोवेस्ट स्टेप क्या है आपका, ये है। तो रेट कैसे लिखोगे? रेट लिखोगे के ए बी। अब मुझे एक बात देख के बताओ, ए और बी में से कोई इंटरमीडिएट है क्या? मैम सी। सी इज योर इंटरमीडिएट क्या? बट सी तो आ ही नहीं रहा ना, ए और बी में सी कहाँ आ रहा है? ओके मैम। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस। ए, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, इधर देखो, एक से, हाँ, तो आपका रेट क्या आ रहा है? ओके, के ए इंटू बी। तो अब देखो क्या इसमें से कोई आपका इंटरमीडिएट है क्या? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर सेकंड होगा। यस। यस मैम। ठीक है,
क्योंकि इसमें वो वाला चीज आपको करनी ही नहीं मेरा बेटा, जो मैंने आपको बताया था। वो मैंने कब बताया था कि जब आप रेट लो लिख रहे हैं तो जो उसमें इंटरमीडिएट होगा ना, अगर वो आ जाते तो उसको गायब करोगे आप। इसमें तो सी इज योर इंटरमीडिएट, सी इज योर इंटरमीडिएट, बट सी आपका रेट लो में आ ही नहीं रहा। अगर आ ही नहीं रहा तो उसको छेड़ने की भी कोई जरूरत नहीं है। क्लियर है? तो इसका आंसर तुम्हारा सेकेंड ही रहेगा, सिंपल वाला था ये क्वेश्चन। ठीक है, एंड फिफ्थ वाला तो मैंने क्लास में ही करवा दिया था। सेवेंथ वाला, सेवेंथ नहीं हुआ? आ जाओ, सेवेंथ में क्या बोला था? हाँ जी, कोई कुछ कह रहा है? कोई नहीं कह रहा ना कुछ। ये इक्वेशन दी थी, ये कुछ स्टेप में हुई है, यानी कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। आपसे पूछा है सिलेक्ट करेक्ट मैकेनिज्म, तो इधर आओ। सबसे पहले तो मुझे पता है जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है वो रेट डिटरमाइन स्टेप होता है। तो स्लो स्टेप कौन सा है? एक तो ये है और एक ये है। तो अगर मेरे को इसका रेट लिखना हो तो कैसे लिखूंगी मेरा बेटा? ऐसा है, बोलो। यस मैम। ठीक है, अच्छा। उसके बाद अगर मुझे इसका रेट लिखना हो तो कैसे लिखूंगी? ऐसे लिखूंगी। यस मैम। ठीक है, यस मैम। ओके। और ये इसने एक चीज ये भी बोली है कि फर्स्ट ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू NO2। ध्यान से सुन लो सारे। वो बोल रहा है जो ये रिएक्शन है उसने ये भी लिख के दे दिया कि फर्स्ट ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू NO2 और फर्स्ट ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू O3। तो यानी कि ये फर्स्ट इससे तो आ ही गया, क्योंकि इसमें देखो कोई इंटरमीडिएट भी नहीं है, तो यानी कि ये तो है ही है, फर्स्ट तो है ही है। नाउ वी हैव टू चेक कि सेकेंड वाला मैकेनिज्म ठीक है या नहीं है। तो मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है? आप देखो कोई इंटरमीडिएट है क्या? हाँ, मेरे को ये देखो, ये दिख रहा है, ऑक्सीजन आपका इंटरमीडिएट है, दिख रहा है सबको? यस मैम। यस मैम। तो अब बाबा को क्या करना पड़ेगा? इस ऑक्सीजन को हटाना पड़ेगा। ऑक्सीजन को कैसे हटाओगे? विद द हेल्प ऑफ यूजिंग दिस स्टेप, फर्स्ट वाला। फास्ट वाला तो के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? के इक्विलिब्रियम आ जाएगा O2 O डिवाइडेड बाय O3। यस और नो? आपको O नहीं चाहिए तो उसी की वैल्यू निकाल लो, जो नहीं चाहिए होता उसी की वैल्यू आपको निकाल लेनी होती है। ठीक है क्या? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, क्या हो जाएगा? निकाल के बताओ मुझे, आ रहा है क्या? हाँ, तो NO2 और यहाँ पे O क्या आ जाएगा? O3 बाय O2। देखो, ठीक है। हाँ, ओके। अब देखो NO2 के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 आ रहा है और O3 के रिस्पेक्ट में भी ऑर्डर 1 आ रहा है, तो ये भी तो ठीक हो गया ना फिर अपना। बताओ हाँ या ना? यस मैम। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आ गया। ठीक है, एक मिनट, एक तो ना थोड़ा सा, एक मिनट इसको बड़ा कर देते हैं। ये देखो, तो यानी कि कहने का क्या मतलब है? देखो, अगर तुम्हारे पेपर में आए ना, जेई वाले पेपर में, तो चांसेस है कि इसी तरीके का क्वेश्चन आएगा कि वो आपको इंटरमीडिएट देगा। अब वो इंटरमीडिएट आपको कैसे पहचानना है? मैंने आपको कल बताया था कि अगर मान लो आपका A+B से C बन रहा है, तो C जो है A के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? मतलब लेट्स से D बनाएगा, तो ये C तुम्हारा इंटरमीडिएट है। तो अगर रेट लो में आपका इंटरमीडिएट आ रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, इसमें मेरे को क्या पता चला कि ये क्या था मेरे पास? ये मेरे पास वो था, स्लो स्टेप था। तो यानी कि रेट मैं इससे डिटरमाइन कर लूंगी, और अगर मैं रेट इससे डिटरमाइन कर लूंगी तो मेरा क्या आ रहा है? ऑक्सीजन मेरा इंटरमीडिएट है, तो मेरे को ये हटाना पड़ेगा। अब हटाना पड़ेगा तो मैंने ऑक्सीजन का क्या किया? आगे वैल्यू निकाल के उसको वहां पे क्या कर दिया? पुट कर दिया। ठीक है जी, चलो हो जाएगा। अभी क्लियर है सब कुछ? यस मैम। यस मैम। चलो यस मैम। आगे चलते हैं। एक बार मैं मैम स्क्रीन, हाँ हाँ बोलो बोलो। मैम हाइपोथेटिकल रिएक्शन कौन से होते हैं? हाइपोथेटिकल होता है, रियल रिएक्शन नहीं होती, सिर्फ लिख दी हमने। मतलब लेट्स, जैसे मैं नहीं लेती जनरल A+B कोई ले लो, वो हाइपोथेटिकल होता है। ओके। ठीक है, कुछ भी मैंने मान लिया अपनी साइड से। ठीक है, एक सेकंड। अरे ये क्या हो रहा है? हाँ, मैं एक बार स्क्रीन शेयर करती हूँ जो मैंने पढ़ाना है आज।
ओके तो हमने कल ये छोटी मोटी चीजें जो है इसको कवर कर लिया था, ठीक है, लाइक एलिमेंट्री रिएक्शंस भी हमने कर ली थी। दिव्यांश थोड़ा सा बेटा टाइम पे आया कर, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, ठीक है, स्क्रीन दिख रही है सबको? चलो, अपनी क्लास कब तक है? 8:30 तक। चलो देखो आज हम क्या करेंगे ना, आज हम मोलिकुलरिटी वाला देखो थोड़ा सा पोर्शन रहता है, मतलब थोड़ा सा छोटा सा ही टॉपिक है, उसको करेंगे। फिर उसके बाद जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर देखते हैं जितना भी हो जाएगा, बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। और यस, जो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी वो हमारी रिवीजन क्लास होगी, ठीक है। वहां पे मैं आप लोगों को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस कराऊंगी, क्योंकि आप सबको पता है संडे को आपका टेस्ट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, तो उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन कर लेंगे, ठीक है। तो आज वाला एक बार रिवाइज कर लेना जितना कि मैं केमिकल काइनेटिक्स में कराऊंगी, उसके बाद आप अपना प्लीज पूरा का पूरा टाइम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को देंगे। आज अपने पास क्या थर्सडे ना, तो फ्राइडे सैटरडे और संडे का आधा लगा लो। अगर तुम टेस्ट जो है इवनिंग में देते हो तो तुम्हारे पास 2.5 दिन है, अपना प्लीज अच्छे से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर लेना। कुछ डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। ये आपका होमवर्क था, डन हो गया है। चलो आगे लिखो, हेडिंग डालो, मोलिकुलरिटी क्या होता है, जल्दी डालो। मोलिकुलरिटी क्या होता है? तो मोलिकुलरिटी क्या होता है मेरे बच्चे? इट इज थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या था अपना, याद करो, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर दे। जबकि ये क्या है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट है किसका, एलिमेंट्री रिएक्शन का। मतलब होता क्या है, लिखो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब पार्टिकल्स में तुम्हारे एटम आ जाएगा, मॉलिक्यूल, आयन, फ्री रेडिकल, कुछ भी हो सकता है, एक्सेट्रा। ऑफ रिएक्टेंट, number of particles of reactant react to form in a elementary reaction। क्या मतलब है कहने का? सीधी सी बात है, देखो अगर मान लो तुम्हारे पास है 2a + b से c बन रहा है, ठीक है, आपको सिर्फ ये देखना है, पहली चीज रिएक्शन एलिमेंट्री होनी चाहिए, क्योंकि मोलिकुलरिटी एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए डिफाइन होती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मीनिंगलेस होती है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको सिर्फ ये देखना है कि आपके जो रिएक्टेंट हैं, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो कितने हैं। जैसे इसमें मेरे को दिख रहा है कि 2 मोल ए है, 1 मोल बी है, तो इसकी मोलिकुलरिटी क्या होगी, 3। बस यही काम करना है तुम लोगों को, यही काम करना है। जैसे मान लो a + b2 से ab2 बना रहा है, तो इसकी मोलिकुलरिटी क्या होगी, 2 होगी। एक आपका ये है, एक मोल ऑफ B2 है, तो इसका मोलिकुलरिटी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। कौन कौन नहीं आया भाई आज? बहुत बच्चे नहीं आए, अच्छा जैस्मीन आ गई, रिजुल आ गया, ओके ठीक है। तो मतलब मोलिकुलरिटी में कुछ नहीं देखना है आपको, जस्ट आपको ये चेक करना है एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए डिफाइन होती है। दूसरा, कितने जो रिएक्टेंट है आपके रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसको देखो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। हाँ एक चीज और ध्यान रखना, इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड, ठीक है, इक्वेशन शुड बी बैलेंस इन द स्मॉल इंटीजर, क्योंकि मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था। बस वो चेक करना है एंड देन आपको मोलिकुलरिटी बता दी, सॉरी, ठीक है जी, ठीक है। आगे लिखो, यहाँ पे लिखो 4, बहुत इजी है। 4 एलिमेंट्री रिएक्शन जो बैलेंस्ड इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए इन स्मॉलेस्ट इंटीजर। क्या ये मैंने कल बता दिया था, कल की क्लास में? यस मैम। ठीक है। और फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन जो आपकी मोलिकुलरिटी होगी वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बराबर होगी। क्या मैं ये बात लिख सकती हूँ? यस, क्योंकि मैंने कहा था, याद करो, एलिमेंट्री रिएक्शन के केस में तुम ऑर्डर क्या है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से देख के पता लगा सकते हो, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में नहीं देख के बता सकते,
ठीक है, और क्या लिखोगे? ईच स्टेप ऑफ, लिखो, ईच स्टेप ऑफ complex reaction is elementary. So no physical significance of elementary, no significance of molecularity, यहाँ पे लिखो, no significance of molecularity in complex reaction. बात ठीक नहीं है? बताओ। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में तो क्या हो रहा है, आपका एक से ज्यादा स्टेप में हो रही है रिएक्शन, तो यानी कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का हर स्टेप आपका एलिमेंट्री रिएक्शन होगा। आप कैसे बताओगे मॉलिक्युलरिटी क्या है? बता सकते हो आप? नहीं बता सकते, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में हो रही है। हाँ, हर स्टेप का आप मॉलिक्युलरिटी बता सकते हो, बट ओवरऑल रिएक्शन का मॉलिक्युलरिटी क्या है वो आप नहीं बता सकते हो। इसीलिए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्युलरिटी की बात करना इज मीनिंगलेस। Molecularity is defined for only elementary reactions. बोलो, ठीक बात है क्या? Yes, ma'am. ठीक है, फिर उसके बाद ये बोलता है कि मॉलिक्युलरिटी 3 से ज्यादा बहुत रेयर है। मॉलिक्युलरिटी अगर 3 से ज्यादा है, 3 कभी कभी देखने को तुम्हें मिल जाएगी, बट 3 से ज्यादा क्या है? रेयर है। एक मिनट। हाँ, तो मॉलिक्युलरिटी 3 से ज्यादा मिलना रेयर है। क्यों रेयर है? देख, आपको पता है रिएक्टेंट क्या बना रहा है? प्रोडक्ट बना रहा है। अब रिएक्टेंट क्या करेंगे? आपस में कोलाइड करेंगे, ठीक है, तभी आपका प्रोडक्ट बनेगा। तो बेटा जितने ज्यादा तुम रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ले रहे हो, लेट से तुम 2 ले रहे हो, लेट से तुम 3 ले रहे हो, 4 ले रहे हो, तो जैसे जैसे तुम रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को बढ़ाओगे, अरे बाबा, हाँ, जैसे जैसे तुम रिएक्टेंट, नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ज्यादा लोगे, तो उनमें जो कोलिजन होने के चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। क्योंकि आगे मैं तुम्हें कराऊंगी कोलिजन थ्योरी, वहां पे तुम्हें पता चलेगा कि ऐसा नहीं है कि तुम रिएक्टेंट ले रहे हो और उससे प्रोडक्ट बन जा रहा है, ऐसा नहीं है। रिएक्टेंट लिया और प्रोडक्ट बना दिया, काफी सारी चीजें होती हैं। 3 मेन बातें होती हैं जो ध्यान रखनी पड़ती है कि कब आपके रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेंगे। पहला होता है, वैसे मैं अभी थोड़ा सा बता दे रही हूँ, बाकी मैं डिटेल में बताऊंगी। पहला कि जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स है वो कोलाइड करने चाहिए, पहली चीज। कोलाइड करने के बाद उनके पास मिनिमम सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए। तीसरी चीज, उनका प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उनके पास एनर्जी भी है, कोलाइड भी कर रहे हैं, लेकिन एक प्रॉपर ओरिएंटेशन ही नहीं है। तो ये 3 मेन बातें होती हैं कि आप बोल सकते हो कि आपका रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर रहा है। तो इसमें वो ये कहना चाह रहा है कि जब आप बात करते हो 3 से ज्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की, तो उनमें कोलिजन होने के चांसेस जो है क्या होते हैं? कम होते हैं। अगर कोलिजन होने के चांसेस कम होते हैं तो इसका मतलब मॉलिक्युलरिटी 3 से ज्यादा देखने को बहुत ही कम मिलेगी। इसलिए ये बोला गया है कि मॉलिक्युलरिटी ग्रेटर देन 3 रिएक्शंस आर रेयर। ज्यादा आपको देखने को मिलेंगी 1 वाली, 2 वाली, 3 वाली, 4 वाली आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक बात है क्या? ये वैसे आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, स्कूल में ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे 1 नंबर में। तो अगर स्कूल में आए तो आप ये लिख के आ जाएंगे तो नंबर मिल जाएंगे। बट अगर मैं जेई की बात करूं तो जेई में आपको पता है वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, जिसमें कहीं ना कहीं हो सकता है मॉलिक्युलरिटी का एक कंसेप्ट क्या है और ज्यादा कर दे। मैं फिर बोल रही हूँ, अगर आपके दिमाग में आ रहा है मैम नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे तो ज्यादा कोलिजन होगा, ठीक है, लेकिन जो चांसेस है, क्योंकि मैंने बोला प्रॉपर ओरिएंटेशन भी होना चाहिए, तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है जो चांसेस है साइमल्टेनियस कोलिजन होने के वो डिक्रीज होते हैं विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक होगी ये वाली बात? जल्दी से मेरे को कंफर्म कीजिए सारे बच्चे। ठीक है, अब हम लिखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मॉलिक्युलरिटी के बारे में। सबसे पहले लिखेंगे, लिखो सारे बच्चे बेटा, नोट डाल के लिखो या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डाल के लिखो। पहला पॉइंट है मॉलिक्युलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। मॉलिक्युलरिटी of a reaction will be 1 or 2 or 3 only। ये हो सकता है। उसके बाद लिखो it is always positive integer value। इशिता आप आ गए हो क्या? इशिता है क्लास में? यस मैम। ठीक है, आज कौन नहीं है भाई, बहुत
मतलब 4-5 बच्चे गायब हैं, किसी को याद आए तो मुझे बताना। थर्ड है जो ऑर्डर, ध्यान से सुनना, मैं एक लाइन बोल रही हूँ। अगर बेटा, अगर आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 है, ध्यान से सुनना, या फ्रैक्शन है, या फ्रैक्शन है, या आपका ऑर्डर 3 से ज्यादा है, तो क्या मैं बोल सकती हूँ देन रिएक्शन मस्ट बी ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन? क्या मैं ये लाइन बोल सकती हूँ? दिव्यांश बताइए। अगर ऑर्डर 0 है, या फ्रैक्शन है, या ग्रेटर देन 3 है, तो रिएक्शन बेटा एलिमेंट्री तो हो ही नहीं सकती ना। बताओ, हो सकती है एलिमेंट्री? क्योंकि अगर तुम्हारी रिएक्शन एलिमेंट्री है तो भैया एक ना एक तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हुआ होगा ना रिएक्शन में, तो 0 कैसे आएगा फिर? फ्रैक्शन कैसे आएगा? क्योंकि एलिमेंट्री को तो आप किस में बैलेंस कर रहे हो? एलिमेंट्री रिएक्शन को स्मॉलेस्ट इंटीजर में, तो फ्रैक्शन भी नहीं आ सकता। और अगर 3 से ज्यादा हुआ तो उसमें तो वैसे ही हमने बोल दिया कि मॉलिक्युलरिटी तो 3 से ज्यादा हो ही नहीं सकती। तो इसका मतलब अगर तुम्हारा ऑर्डर 0 आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है, या n ग्रेटर देन 3 में आ रहा है, 4, 5 या कुछ भी आ रहा है, तो रिएक्शन पक्का कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ही रही होगी। तो ये वाले पॉइंट्स हैं जो तुमसे जेई में स्टेटमेंट बेस में पूछते हैं। देखने को आसान है टॉपिक, लेकिन ये ऐसे घुमा घुमा के पूछेगा वो तुमसे। ये 3 पॉइंट्स क्लियर हो गए सबको? Yes, ma'am. मैम। बहुत बढ़िया। अब ये तुम एक बार इसको रीड कर लेना, इसको मैं रीड नहीं करा रही हूँ, ये मैं ऑलरेडी देखो करा चुकी हूँ। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्युलरिटी के बीच में डिफरेंस है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइन वैल्यू होता है, मॉलिक्युलरिटी थ्योरेटिकल कांसेप्ट होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की वैल्यू फ्रैक्शन में आ सकती है, 0 में आ सकती है, नेगेटिव में आ सकती है, जबकि मॉलिक्युलरिटी इट इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर, ये 0 नहीं हो सकती है। ठीक है, ये सिंपल सिंपल बात है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। अब आप ये करके बताइए मेरे को क्वेश्चंस। फर्स्ट का बी। फर्स्ट का बी, ओके। सेकंड कर लो एक बार, बाकी सारे बच्चे भी कर लो और हैंड रेस कर लेना। हाँ, जैस्मीन आपका नहीं हुआ क्या? कृष्णा, कृष्णा है? कृष्णा नहीं है। ओके, क्या आ रहा है? फर्स्ट का तो बी आ रहा है क्या सबका? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. फर्स्ट का बी आ रहा है, देखो ना। ऑर्डर कितना है इसका? 1+3/2, यानी कि 5/2। ठीक है, 5/2 बोले तो फ्रैक्शन में है, तो ये क्या एलिमेंट्री रिएक्शन हो सकती है क्या? नहीं। फ्रैक्शन में है ऑर्डर, तो यस, ये एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं हो सकती। ये वाला बताओ, क्वेश्चन 2। डी। डी C ऑप्शन, ए एंड सी आ रहा है क्या? option D. ठीक है, मॉलिक्युलरिटी तो आप किसको देखोगे? बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखोगे। एंड ऑर्डर क्या है? 1+1/2 यानी कि 3/2। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे आपको इसने नहीं बोला था कि एलिमेंट्री रिएक्शन है, और ये है भी नहीं, बिकॉज ऑर्डर फ्रैक्शन में आया, इट मीन्स ये पक्का कॉम्प्लेक्स रिएक्शन रही होगी। तो आप मुझे ये बोल सकते हो कि मैम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए तो मॉलिक्युलरिटी मीनिंगलेस होती है। हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन उन्होंने कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का कोई एक स्टेप उठा के पूछ लिया कि इसकी मॉलिक्युलरिटी क्या है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो मॉलिक्युलरिटी 2 होगी एंड ऑर्डर इसका क्या होगा? 3/2 होगा। तो इस केस में डी ऑप्शन आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। ये वाला एक बार क्वेश्चन कर दो फटाफट।
ध्यान से पढ़ना इसको। हुआ मेरे बच्चों, क्या लग रहा है? कौन सी करेक्ट लग रही है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी नोन फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स एंड नॉट फ्रॉम द स्टोइचियोमेट्री ऑफ अ रिएक्शन। दिस इज ट्रू ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. दिस इज ट्रू। नेक्स्ट आपको बोल रहा है मॉलिक्युलरिटी रिएक्शन रेफर्स टू ईच ऑफ द एलिमेंट्री स्टेप इन ओवरऑल मैकेनिज्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। यस, और सिंगल स्टेप रिएक्शन। दिस इज आल्सो ट्रू। फिर वो बोल रहा है यानी कि फर्स्ट और सेकंड तो सही है, तो यानी कि ऑप्शन यही हो गया फिर तो, ठीक है। फिर वो बोल रहा है कि ओवरऑल मॉलिक्युलरिटी जो है रिएक्शन की मे बी डिटरमाइन इन अ मैनर सिमिलर टू ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यस, ये भी बिल्कुल ठीक बोल रहा है। फिर ये बोल रहा है कि इसमें ना इनको ऐसे लिखना चाहिए था मेरे ख्याल से, ठीक है। तो ऑर्डर जो है m+n के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। मैंने पहले ही बोला था बैलेंस केमिकल इक्वेशन को आप देख के नहीं बता सकते हो। तो अभी इन्होंने देखो, अगर यहाँ पे लिख देते ना एलिमेंट्री रिएक्शन है तो हम बोल देते m+n है, बट उसने कुछ मेंशन ही नहीं किया। तो अगर कुछ मेंशन ही नहीं किया तो हम कैसे बताएंगे? फिर हम बता ही नहीं सकते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देख के, हमें क्या पता एलिमेंट्री रिएक्शन है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? या तो 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, यानी कि डी ऑप्शन इज करेक्ट, 4th ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। यस दिव्यांश। मैम एक बार सेकंड वाला एक्सप्लेन कर दो। मैं कर रही हूँ, देख बेटा, मैंने अभी यही लाइन लिखवाई है यहाँ पे, मैं एक बार दोबारा पीछे लेके आऊंगी तुम लोगों को। कहाँ गया? ये देखो, पहली चीज मॉलिक्युलरिटी एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए डिफाइन होती है। पहली चीज, एलिमेंट्री रिएक्शन को जस्ट आप देख के बता दो कि कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में, वही आपकी मॉलिक्युलरिटी होगी। दूसरी चीज, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के मॉलिक्युलरिटी डिफाइन नहीं होती है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में आप मॉलिक्युलरिटी हर एक स्टेप के लिए बता सकते हो, ओवरऑल रिएक्शन के लिए नहीं बता सकते हो, ठीक है। यही इसने बोला यहाँ पे, देखो, मॉलिक्युलरिटी ऑफ अ रिएक्शन रेफर्स टू ईच ऑफ द एलिमेंट्री स्टेप इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, या और क्या बोल सकते हो, ए सिंगल स्टेप रिएक्शन, ठीक है जी। चलो, आई थिंक अभी अपने को आगे मूव करना चाहिए। मूविंग टू नेक्स्ट वन, इंटीग्रेटेड रेट लो। अब आएगी तुम्हारी, देखो थोड़ा सा न्यूमेरिकल, थोड़ा सा नहीं काफी ज्यादा न्यूमेरिकल वाला पार्ट जो है तुम्हारा यहाँ पे शुरू होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हारे सिलेबस में देखा जाए तो अगर मैं जेईई मेंस की बात करूँ 0 है, फर्स्ट ऑर्डर है, बट मैं थोड़ा थोड़ा आपको सेकेंड भी बताऊंगी। मैं फिर बोल रही हूँ, 0 ऑर्डर पे सवाल बहुत कम आते हैं। इवन अगर मैं हालांकि मैं अभी तुम्हें डीपीपी रात को दूंगी, क्योंकि मैं भी आपके 0 ऑर्डर के सवाल ढूंढ रही थी, मुझे भी बहुत ज्यादा 0 ऑर्डर के क्वेश्चंस नहीं मिले हैं, ठीक है। और जेईई में तो वैसे भी बहुत कम देखने को मिले 0 ऑर्डर के क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से, बहुत ज्यादा। मतलब तुम जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे ना इस चैप्टर के, तुम्हें मतलब हर शिफ्ट में फर्स्ट ऑर्डर से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो तुम्हें फर्स्ट ऑर्डर के जितने भी क्वेश्चन मिल रहे हैं ना, अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन है बेटा जेईई पीवाईक्यूज। अगर मैं बात करूं फर्स्ट ऑर्डर के, तो जितने भी साल के तुम्हें मिल रहे हैं ना, पहले तो 5 साल अपना टारगेट बना के रखो। तो 5 साल में जितने फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन के क्वेश्चन आए हुए हैं, तुम गांठ बांध लो भाई, वो तो मैंने करने ही करने, क्योंकि हर शिफ्ट में तुम्हें फर्स्ट ऑर्डर से क्वेश्चन तो 200% मिलेगा ही मिलेगा। 0 ऑर्डर से इतने ज्यादा सवाल पूछे नहीं गए हैं, बट ऑब्वियस ही बात है, पहले मेरे को 0 ऑर्डर करवाना पड़ेगा, तभी तुम्हें फर्स्ट ऑर्डर समझ में आएगा, ठीक है जी। तो अगर मैं इंटीग्रेटेड रेट लो की बात करूं तो ये है क्या? तो इंटीग्रेटेड रेट लो में हम क्या करेंगे, इट इज एन एक्सप्रेशन बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड टाइम। मतलब जो मैं तुम्हें डिराइव करवाऊंगी इक्वेशन 0 ऑर्डर के लिए फर्स्ट ऑर्डर में, तो तुम देखोगे कि किस तरीके से रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में आप रिलेशन बता पा रहे हो, ठीक है जी। समझ में आया? तो मैं इसका थोड़ा सा बेसिक आइडिया आपको दे देती हूँ कि यहाँ पे क्या क्या टर्म्स जो होंगी वो आपकी यूज होंगी। लेट्स से मैं जनरल कोई रिएक्शन लिख रही हूँ, ए से प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। मैं बोल रही हूँ टाइम t0 पे लेट्स से तुम्हारे ए मोल है, ये कुछ नहीं बना होगा। टाइम t पे मैंने कहा इसमें से कुछ कम हुआ होगा, लेट्स से वो कितना कम हुआ है, x कम हुआ है, और जितना कम होता है उतना ही बनता है, ये तुम सबको पता है, यस और नो?
ठीक है, ये तो हो गया इन टर्म्स ऑफ मोल। अगर मैं बोलूं इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, तो मैं मान लेती हूँ ये कंसंट्रेशन मेरी ए नोट है, आप सी नोट भी मान सकते हो, वो तुम्हारी इच्छा है, ठीक है। और इसको क्या मैं बोलूंगी 80। अब ए नोट क्या है, ए नोट क्या है मेरा बेटा, इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, या यू कैन से इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। 80 क्या है, 80 क्या है, कितना बच गया, लेफ्ट अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, बोल सकती हूँ ये चीज में, यही तो हुआ ना, ए में से इतना माइनस हो गया, बचा कितना, a माइनस एक्स, और उस a माइनस एक्स को मैं क्या बोल रही हूँ, 80 बोल रही हूँ। और x क्या है, x क्या है, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्ट एट टाइम टी। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि जब तक ये तुम्हें छोटी छोटी चीजें नहीं मालूम पड़ेंगी तुम क्वेश्चन में नहीं लगा पाओगे इसको। x क्या है, कितना रिएक्टेंट रिएक्ट कर चुका एट टाइम टी, या तुम ऐसे बोल दो कितना रिएक्टेंट डिकम्पोज कर गया, या तुम ऐसे भी बोल दो कितना प्रोडक्ट बन गया एट टाइम टी, तुम कुछ भी बोल सकते हो इन तीनों चीजों में से। क्लियर है? और आपको पता है कंसंट्रेशन को आप मोलैरिटी की टर्म्स में लिख सकते हो, ये मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था, मोल की टर्म्स में लिख सकते हो और पार्शियल प्रेशर की टर्म्स में लिख सकते हो, बताया था मैंने ये। यस मैम। यस। तो यानी कि तुम्हारे बार बार जब जब तुम पढ़ोगे, जितने दफा मैं ये ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन वाला आप लोगों को टॉपिक कराऊंगी, बार बार आएगा क्वेश्चन में, इतना रिएक्टेंट दिया हुआ है, इतना खत्म हो गया, इतना बच गया, तो तुम्हें वो समझ में आना चाहिए कि वो बोलना क्या चाह रहा है क्वेश्चन। तो उसके लिए तुम्हें ये टर्म पता होना चाहिए, ए नोट पता होना चाहिए, 80 पता होना चाहिए, एक्स पता होना चाहिए। अभी तो हमने स्टार्ट किया है, धीरे 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 तुम्हारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी तो अपने आप चीजें क्लियर होने लग जाएंगी, ठीक है। इसके बाद एक टर्म आता है डिग्री ऑफ कंप्लीशन। याद करो, एक डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पढ़ के आए थे इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में, जिसको तुम अल्फा से दिखाते हो। ये भी तो वही है, कितना कंप्लीट हुआ रिएक्शन, तो ऑब्वियस ही बात है ना, जितना डिसोसिएट होगा उतना ही कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ कंप्लीशन भी क्या है मेरा बेटा, अल्फा है। क्लियर है ये बात? हाँ जी, Yes. जल्दी से गिव मी थम्स अप अगर क्लियर है तो। अब ये अल्फा है क्या, अल्फा है अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी। कितना रिएक्टेंट रिएक्ट कर गया एट टाइम टी। आज मेरा पता है क्या मोटिव है, आज मेरा मोटिव ही यही है तुम्हें ये टर्म्स समझाऊं। अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कितना टाइम टी में, मतलब मान लो ना रिएक्शन स्टार्ट हो गई होगी और कोई टाइम हो गया होगा, तो उसपे कितना रिएक्टेंट जो है आपका क्या कर चुका है, रिएक्ट कर चुका है। पाए इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कितना लिया आपने, इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट टेकन, ये हो जाएगा तुम्हारा अल्फा। तो यानी कि अल्फा को ये लिख दूं x बाय ए, एक्स भी तो यही है ना, कितना अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट कर गया, और a इज योर इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। यस और नो? यस मैम। इसको और कैसे लिख सकते हो, x इज इक्वल टू a अल्फा लिख दो, ठीक है। और क्या लिख सकते हो इसको, 80 की टर्म्स में अगर मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकती हूँ क्या, 80 क्या था, a माइनस एक्स, तो a माइनस ए अल्फा, तो इसको मैं क्या लिख दूं, a 1 माइनस अल्फा लिख दूं। सिर्फ मेरा लिखने का तरीका बदल रही हूँ, बस आपको ध्यान ये रखना है होता क्या है डिग्री ऑफ कंप्लीशन। क्योंकि जेई में क्या हुआ है मैं अभी आपको बताती हूँ, 2023 और 22 में ना क्या पूछा है ना, जो ये छोटी छोटी बातें मैं बता रही हूँ ना, वो स्टेटमेंट बना बना के पूछ रहा है, न्यूमेरिकल नहीं, स्टेटमेंट बना के। बट वो क्वेश्चन मैं कब कराऊंगी आपको, जब एक बार आप ये सारी चीजें कर लोगे। अभी वो क्वेश्चन दिखाने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि उसमें और भी स्टेटमेंट पूछी गई थी जो अभी तक अपन ने कवर नहीं किए। इतना हो गया मेरा बेटा? मैम ये लास्ट वाला स्टेप एक बार दोबारा बता दो। बता रही हूँ। अगर मान लो परसेंटेज पूछा हो तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई 100 कर दोगे परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन को। बेटा लास्ट स्टेप पे मैंने कुछ नहीं किया, हमारा लेफ्ट अमाउंट क्या था, a माइनस एक्स बोल रही हूँ ना उसको मैं, x को मैंने क्या लिख दिया, a अल्फा लिख दिया, a को मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। चलो अब तो क्योंकि तुम्हें टर्म्स समझ में आ गई है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो पहले अपने दिमाग में लेके आओ जीरो ऑर्डर मैम क्या था, सोचो क्या था जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आयुष, अनिरुद्ध, क्या था जीरो ऑर्डर रिएक्शन? जिसमें रेट सिर्फ k के इक्वल होता है। यस, वेरी गुड। क्योंकि हमारा जो रेट है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है।
तो अगर मान लो लेट से तुम्हारे पास ये रिएक्शन है, ए से प्रोडक्ट बन रहा है, तो अगर मैं इसका रेट लिखूंगी तो वो क्या आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर 0। तो यही तो लिखा हुआ, रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द 0 पावर ऑफ द कंसंट्रेशन। देखो ध्यान से, यही तो लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं क्या कर रही हूँ, अब ध्यान से सुनना, मैं एक्सप्रेशन डिराइव कर रही हूँ। मेरे को तुम्हारी वही बेसिक नॉलेज चाहिए होगी बेटा कि T0 पे मान लेते हैं ये कितना है, A है, कंसंट्रेशन के टर्म्स में लिखूं तो A नोट है, ये A इंटू A नोट नहीं है, मैं इक्वल लिख देती हूँ, ठीक है। और ये 0 बना होगा। जब टाइम T कुछ टाइम हो गया रिएक्शन को स्टार्ट हुए, तो लेट्स से कि X चला गया होगा और ये X बना होगा, और इस A माइनस X को मैं क्या बोल रही हूँ, 80 बोल रही हूँ। बोलो बात ठीक है कि नहीं है? यस मैम। यस मैम। आगे आओ, एक बात बताओ, अगर मेरे पास ये रिएक्शन है तो इसका मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकती हूँ क्या, माइनस DA/dt, यस मैम। है ना? अच्छा, ये भी लिख सकती हूँ। और ये किसके बराबर है, इसके बराबर है ना, रेट को मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, बोलो यही तो है ना तुम्हारा, बताओ। यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब क्योंकि इस पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा तो मैं इसको हटा देती हूँ, इसका कोई लेना देना ही नहीं है, और इसको मैं सिंपल लिख देती हूँ, रेट लिख देती हूँ, ठीक है। तो अब क्या करूं, अब मुझे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, माइनस DA और इसको मैं ले जाती हूँ यहाँ पे KDT। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब क्या करूं, मुझे करना पड़ेगा यहाँ पे इंटीग्रेशन, मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन के लिए क्या करूंगी, लिमिट्स पुट करूंगी, यस और नो? यस मैम। कैसे पुट करूंगी, जब टाइम T0 था तो कंसंट्रेशन कितनी थी, A नोट था, हाँ या ना में जवाब दो बस। और जब टाइम ma'am. T था तो कंसंट्रेशन कितनी थी, 80 थी। यस मैम। यस ठीक है, मैम। चलो इतना क्लियर हो गया। अच्छा ओके, तो DA का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, A ही हो जाएगा। और लिमिट को कैसे पुट करते हो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं डायरेक्ट, 80 माइनस A नोट, यस मैम। और माइनस यहाँ पे लगा लो। और dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, लिमिट को पुट करोगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये क्या हो जाएगा, kt हो जाएगा। ध्यान रखना ये स्मॉल k कैपिटल K नहीं है। तो तुम्हारे पास क्या एक्सप्रेशन आ गया, 80 माइनस A नोट इज इक्वल टू माइनस KT। आया कि नहीं आया? यस मैम। ठीक है, इसको और क्या लिख सकते हो, इसको आप 80 की टर्म्स में भी लिख लो, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस KT प्लस A नोट, ऐसे भी तो लिख सकते हो इसको, बोलो। यस मैम। यानी कि मोटा मोटी बात ये है कि तुम्हें ये याद करना है कि जीरो ऑर्डर के केस में जो आपका एक्सप्रेशन आता है वो क्या होता है, 80। 80 क्या है, लिखो अपनी नोटबुक में, लेफ्ट अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम T पे। A नोट क्या है, इनिशियल है अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। K क्या है, रेट कांस्टेंट है। T क्या है, टाइम है। अगर वो आपसे पूछ ले कि भैया बताओ कितना रिएक्टेंट रह गया होगा, तो वो उसका ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। इतना क्लियर है सबको? बताओ इसमें कोई डाउट है तो? नहीं है? बस ये तो हो गया ना। चलो इसके बाद लिखो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट एनी टाइम। मैं जीरो ऑर्डर ही करा रही हूँ। मान लो एग्जामिनर पूछ लेता है कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बता दो किसी भी टाइम T पे, तो आप कैसे निकालेंगे, ये आपको बताना है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ, वही सेम कि मेरा कोई भी रिएक्टेंट A है जो प्रोडक्ट में चेंज हो गया। टाइम T0 पे देखो मैं फटाफट लिख रही हूँ, टाइम T पे A माइनस XX। मेरे पास एक्सप्रेशन क्या आया बेटा, कौन बताएगा जीरो ऑर्डर के केस में, कोई बताओ मुझे। कनक आप बता दीजिए। मैम 80 माइनस A नॉट इज इक्वल टू माइनस KT। 80 माइनस A नोट इज इक्वल टू माइनस KT, यही है, सोच लो सारे। और 80 क्या है, A माइनस X लिख दो इसको, और A नोट क्या है, A है, लिख दो इसको, माइनस KT। तो आपका यही तो निकालना ना, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है, X ही तो है ना, तो X क्या आ जाएगा, KT।
ठीक है बात। मान लो Yes. अगर उसने ये लिख दिया, इसको मैं ना ऐसे लिख देती हूँ बी, ताकि तुम्हें समझ में आए कितना मोल बना है। अब मान लो मैं ये लिखती हूँ 2b। अब तुम्हें बताना है कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की क्या होगी किसी भी टाइम टी पे, क्या केटी ही रहेगी या चेंज हो जाएगी? सोच के बताओ। मैं पानी पी लेती हूँ भाई। KT/2। KT/2। कोई और? अगर ये a है, ये 0 है, किसी भी टाइम t पे अगर ये x निकल रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, तो ये 2x बना होगा। यस और नो? Yes, यस ma'am. मैम। तो क्या बन गया? अब बीटी की कंसंट्रेशन निकाले ना, कितनी है वो? 2x। x की कितनी आई थी वैल्यू? kt। तो ये कितना हो जाएगा? 2 kt। हाँ या ना? Yes, ma'am. लावण्या, क्लियर हुआ? तो यानी कि कभी भी आप ये रट्टा नहीं मारेंगे बेटा कि हमेशा जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होगी किसी भी टाइम टी पे वो केटी होगी। अगर मान लो एग्जामिनर ने कोफिशिएंट चेंज कर दिया ना, मतलब अगर वो मान लो लेट से कोई जनरल रिएक्शन ले रहा है, ए से 2b बन रहा है, तो मेक श्योर कि वहां पे आप प्लीज 2 kt करके आए। अगर आप kt याद रखेंगे ना तो वो गलत हो जाएगा। यही रीजन है मैंने आपको ये करवाया है, नहीं तो आप लोग तो रट्टा मार लेते कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन एट टाइम एनी टाइम टी पे 0 ऑर्डर के केस में kt होती है। लेकिन वो कब होती है? जब आपका 1 मोल ऑफ बी बन रहा हो। अगर आपके नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट बन रहे हैं प्रोडक्ट में, तो अकॉर्डिंगली उसकी कंसंट्रेशन भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। क्या इतनी बात मेरी क्लियर हुई तुम लोगों को? यस मैम। यस मैम। चलो, छोटी छोटी बातें, देखो बहुत छोटी बातें, यही तुम्हें न्यूमेरिकल में हेल्प करेगी। उसके बाद मैंने तुम्हें कंसंट्रेशन बता दिया। उसके बाद एक टर्म आती है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ क्या होता है? इसको ऐसे दिखाते हैं टी हाफ, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो टी 50%। क्या होता है ये? सिंपल सी बात बता रही हूँ, बुक्स में देखोगे तो भयंकर कंफ्यूजन होगी। मैं एक लाइन बोल रही हूँ, वो हमेशा ध्यान रखना। जो भी टी के साथ लिखा होगा ना, जैसे हाफ लिखा हुआ है, 1/4 लिखा हुआ है, 3/4 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि इतनी रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। दैट्स इट। अब मैंने लिखा है टी 50%, इसका मतलब आपकी 50% रिएक्शन क्या हो चुकी है? कंप्लीट हो जाती है। मैं इसको देखो अपने वर्ड्स में लिख रही हूँ, इट मीन्स, ताकि तुम्हें याद रहे, क्योंकि बुक्स में लैंग्वेजेस बहुत बेकार है इस चैप्टर के। इट मीन्स 50% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है मेरा बेटा? अगर 50% रिएक्शन कंप्लीट हो गई है तो बचा कितना होगा? 50% ही। 50%. वेरी गुड। अगर मैं लिख रही हूँ बेटा टी 75%, तो इसका मतलब क्या हुआ? 75% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, इतना प्रोडक्ट बन चुका है, तो बचा कितना होगा? लेफ्ट अमाउंट 25%। कर लोगे? अब देखो मैं इसको कैसे आप लोगों को डिराइव करवाने वाली हूँ हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ बोलता है 0 ऑर्डर के केस में हाफ लाइफ क्या होती है वो हम निकाल रहे हैं। तो हाफ लाइफ होती क्या है? टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन टू ड्रॉप टू 1/2 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। टू ड्रॉप टू 1/2 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, यानी कि वो ये कहना चाह रहा है कि जो 80 होगा वो A0/2 होगा। ये तो मैंने तुम्हें वैसे भी समझा दिया। अगर तुम्हारी हाफ ऑफ रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है तो बचा कितना होगा? हाफ ही तो बचेगा ना इनिशियल के, तो मैंने वही तो लिख दिया। बताओ, ठीक बात है? यस मैम। तो यानी कि कहने का क्या मतलब है? अब एक्सप्रेशन क्या था मेरा 0 ऑर्डर के केस में? 80 माइनस A0 माइनस KT था। Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है जी। ओके, 80 क्या है? A0/2 है। ठीक है, ये A0 है और माइनस के, अब T क्या हो चुका है? T हाफ हो चुका है। तो ये एक्सप्रेशन क्या आ रहा है? निकल गया क्या सबका? कितना आ रहा है ये? माइनस A0/2 माइनस के T हाफ।
तो टी हाफ का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा मेरा बेटा, मैं नीचे लिख देती हूँ, ए नोट बाय 2k। बोलो हाँ क्या ना। यस मैम। सारे बच्चे देखो एक बार, ये किसने अभी ज्वाइन किया है क्लास को, ए नोट बाय 2k, ठीक है। अच्छा, इससे क्या पता चला है, लिखो, इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो हाफ लाइफ है इज डिपेंडेंट ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, हाँ या ना। यस मैम। यही मतलब है, सारे एक बार कंफर्म कीजिए, सारे बच्चे कंफर्म कीजिए। तनीषा, मतलब आपका अगर इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का चेंज होगा तो तुम्हारा हाफ लाइफ भी क्या हो रहा होगा मेरा बेटा, चेंज हो रहा होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम। ठीक है, अब तुम निकाल के देखो, तुम ये निकाल के देखो T3/4 और T75% के केस में तुम्हारा क्या आंसर आ रहा है, ये निकाल के देखो। T75% बोलो, ये T3/4 बोलो, अगर मैं फ्रैक्शन ले रही हूँ, यानी कि 80 कितना रह गया होगा, A0/4 रह गया होगा। यस मैम। बताओ, तो अब जल्दी Yes, डिराइव करो सारे बच्चे। 80 माइनस A0 इज इक्वल टू माइनस KT। अब यहाँ पे T3/4 हो गया, क्योंकि आप T3/4 निकाल रहे हो, मतलब 3/4 रिएक्शन कंप्लीट हो गई, 1/4 तो फिनिशियल बची होगी। तो 80 क्या है, A0/4 है। जल्दी से मुझे एक्सप्रेशन बताओ कितना आ रहा है। T3/4 is equal to A0 upon 4k. A0/4k। थ्री A0/4 के आएगा ना। साथ में 3 भी आएगा। Yes मैम। हाँ, 3 A0/4 के। अच्छा, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, टी हाफ की टर्म्स में इसको लिख सकती हूँ क्या मैं कुछ, बोलो बोलो। इसको मैं ये लिख दूं, ध्यान से देखना, 3/2 A0/2 के लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। और ये क्या था, टी हाफ था, यस मैम। तो ये भी तो लिख सकती हूँ ना, ये इसको मैं। क्लियर है सबको? यस मैम। निहारिका आ रही है क्या क्लासेस में, निहारिका आ रही है क्या क्लासेस में, अगर किसी को पता है तो, क्योंकि काफी दिन से आई नहीं है वो। हाँ ओके, चलो। बहुत रेयरली होती है वो क्लास में। हाँ जी बेटा। मैम बहुत रेयरली होती है वो क्लासेस में। हाँ, उसका बात करनी पड़ेगी। नेक्स्ट डालो हेडिंग नेक्स्ट हेडिंग डालो कंप्लीशन टाइम। कंप्लीशन टाइम मतलब 100% रिएक्शन हो गई है, तो इसको क्या लिखोगे, इसका मतलब क्या होगा, टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन टू ड्रॉप 0। यही मतलब हुआ ना। अगर 100% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है तो 80 कितना होगा, 0 ही तो होगा। यस मैम। तो अगर 80 0 होगा मेरा बेटा, तो टी कंप्लीशन कितना हो जाएगा, बता दो। A0 upon k. A0/k। बात जम गई। यस मैम। इसको मैं 2t हाफ लिख दूं, सोच के बताना। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, यानी कि Yes, ma'am. लिखो, सारे बच्चे एक नोट करके लिखेंगे। बहुत काम का नोट बता रही हूँ मैं तुम लोगों को आज। नोट करके क्या लिखोगे, अगर आपकी रिएक्शन 0 है या 1 से कम है, मतलब कोई भी ऑर्डर की है, 0 या 0 से ज्यादा लेकिन 1 से कम, उस केस में जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगी फाइनाइट टाइम में।
ठीक है, मतलब एक टाइम ऐसा होगा जब आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन जो ये 1 है ऑर्डर, अगर मान लो जब मैं आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कराऊंगी तो आप देखोगे वहां पे इनफाइनाइट टाइम में रिएक्शन कंप्लीट है, मतलब कभी होती ही नहीं है। तो 1 या 1 से ऊपर वाले ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जितने भी होंगे उनके लिए हमेशा टी 100% या बोल दो टी कंप्लीशन टाइम हमेशा क्या आने वाला है, इनफाइनाइट आने वाला है। क्लियर है ये बात? यस मैम। ठीक है, इतना जल्दी से एक बार प्लीज नोट डाउन कर लो, फिर देखो आगे क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं मेरे बच्चे। इसको एक बार जल्दी से आप लोग वो कर लो, नोट डाउन कर लो। कर लिया मेरा बेटा? क्या क्या करवा दिया? कंप्लीशन टाइम करा दिया है ना, वो आपको पता होना चाहिए, ए नोट बाय के होता है। ठीक है, ए नोट तुम्हारा इनिशियल कंसंट्रेशन है, के तुम्हारा रेट कांस्टेंट है। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन किसी टाइम पे क्या होगी, अल्फा बता दिया, एक्सप्रेशन बता दिया। अब एक बार क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम ग्राफ डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 मैं कराती हूँ ये। ठीक है, मैं कराती हूँ, फिर उसके बाद आप कर लेना। देखो आपको बोला है जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है, और जो इनिशियल कंसंट्रेशन बोली है ए की वो कितनी बोली है मेरा बेटा, 0.1 मोल है। रिएक्शन को समझने की कोशिश करना कि मैं कैसे अप्रोच कर रही हूँ क्वेश्चन। फिर वो बोल रहा है कि 10 मिनट के बाद जो रिएक्शन जो कंसंट्रेशन रह गई है वो कितनी है मेरा बेटा, 0.08 मोल। कब रह गई है ये, एट टाइम 10 मिनट्स। आपको इसका हाफ लाइफ बताना है, आपको इसका कंप्लीशन टाइम बताना है। क्लियर है? हाफ लाइफ क्या होती है मेरा बेटा, हाफ लाइफ होती है ए नोट बाय 2 के। अब तुम्हारे पास ए नोट है लेकिन के नहीं है, तो के तुम्हें निकालना पड़ेगा। के कैसे निकालोगे, याद करो जीरो ऑर्डर का क्या मैंने फॉर्मूला बताया है। जैस्मीन आप बताइए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मैंने क्या फॉर्मूला बताया है। बेटा एक्टिव रहो ना क्लास में प्लीज। AT is equals to minus KT plus A naught. AT माइनस ए नोट इज इक्वल टू माइनस KT, ये लिख दू। तो AT कितना है, 0.08 है, माइनस ए नोट कितना है, 0.1 है, माइनस के टाइम दिया हुआ है क्या, यस मैम दिया हुआ है, तो यहाँ से के निकल जाएगा क्या, मेरे को एक बार बताओ कितना आ रहा है। ये आ जाएगा 0.02 बाय 10 आ जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा 2 इंटू 10⁻³ यस। ठीक है, अब ए नोट कितना है तुम्हारे पास, 0.1, 2 इंटू 10⁻³ तो कितना आ गया तुम्हारा हाफ लाइफ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। 25 मिनट आ गया क्या, ये 1000 ऊपर ले जाओ। ट्वेंटी 25 मिनट आ गया ना। Yes, ma'am. कनक आ गया क्या, कृष आ गया, दिव्यांश आ गया, सुजल आ गया, अनिरुद्ध आ गया, आयुषी आ गया क्या, बोलो ना, इशिता आ गया क्या, रिजुल, और कौन कौन है यहाँ पे, साक्षी, आर्यन। अच्छा अब तुम्हें क्या बताना है, वैसे तुम्हारा आंसर आ चुका है, कंप्लीशन टाइम क्या होता है, 2 इंटू हाफ टाइम। 2 हाफ होता है, तो ये कितना आ जाएगा, 2 इंटू 25 यानी कि 50 मिनट। क्या ये क्वेश्चन कर लेंगे, ये था क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया। ठीक है, अब करोगे तुम, चलू मैं आगे, चलो यस मैम। क्वेश्चन नंबर 2 कीजिए सारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 कीजिए, सोचो इसको क्या होगा। अच्छा दीक्षांत भी नहीं आया ना आज, आज हिमाचल वाले ही बच्चे नहीं आए, मुझे ऐसा लग रहा है। बारिश वारिश हो रही है क्या, हिमाचल से कोई है यहाँ पे स्टूडेंट? यस मैम। Yes, ma'am. अच्छा तो वहाँ बारिश वारिश हो रही है क्या? नो मैम। नो मैम।
No more. ठीक है, ओके। सोचो सोचो। बाकी बच्चे, बेटा इस बैच में ना, सॉरी टू से बट ना बहुत ही खराब रिस्पॉन्स है आप लोगों का, बहुत ही ज्यादा। आप लोग ज्वाइन तो करते हो, आज तो ज्वाइन भी चलो छोड़ो, 20 बच्चे के आसपास ज्वाइन करते हैं, जिसमें से सिर्फ क्लास में 3 से 4 बच्चे ही बेटा जवाब देते हैं। आप लोग क्लास में क्यों आ रहे हैं फिर? आई मीन अटेंडेंस के लिए आ रहे हैं या सच में समझने के लिए आ रहे हैं? अगर सच में आ रहे हैं तो प्लीज एटलीस्ट हाँ ना में भी तो जवाब दो ना। क्या क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा? आप लोग हाँ ना में भी बेटा जवाब नहीं देते हैं, ये तो बहुत ही खराब बात है। आप लोग इतने बड़े हो गए हैं, 16-17 साल के हैं, एंड तुम लोग रिस्पॉन्स ही नहीं करते हो भाई क्लास में। हर क्लास में वही 3-4 बच्चे ही बस रिस्पॉन्ड करते हैं, बाकी आप लोग करते ही नहीं हो। अरे बाबा, जनवरी में पेपर देना है अपने को, और मैं इतनी स्लो नहीं चल सकती, मैं बहुत स्लो चल रही हूँ इस बैच में, बहुत स्लो। दिव्यांश तुम बताओ कैसे अप्रोच करोगे? मैम पहले इसमें मैंने ए नोट बाय 2 के वो इक्वेशन पुट करी थी, तो के की वैल्यू आ गई थी 1। फिर अच्छा। मैम उसे 0.5 को मैंने इनिशियल मान लिया, और जब ए टीम को मैंने 0.25 करा, तो उससे 0.25 ही आंसर आ गया था। ठीक है, देखो एक बार उन्होंने क्या बोला है, द टाइम फॉर हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ सर्टेन रिएक्शन, इतना इतना दिया हुआ है, 1 घंटा दिया हुआ है हाफ लाइफ। इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी है, तो पहले आप इतने को यूज करके, डेटा को यूज करके यू कैन इजिली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। नाउ वो बोल रहा है कि कितना टाइम लगेगा जब कंसंट्रेशन कहां से कहां तक आने में, 0.50 टू 0.25, यानी कि ए नोट कितना दिया हुआ है 0.25, और एटी कितना है 0.25, सॉरी इनिशियल कितना है 0.50 और 80 कितना है 0.25। तो आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना, तो 80 माइनस ए नोट माइनस के टी। के आपके पास है, टाइम आपको निकालना है, 80 है, ए नोट है, तो बताओ आ नहीं जाएगा आंसर? यस मैम। Yes, ma'am. लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि दिया क्या हुआ है। ये बोल रहा है कि कंसंट्रेशन कम फ्रॉम, यानी कि पहले कितनी थी, ऑब्वियसली बात है इनिशियल कंसंट्रेशन ज्यादा ही होगी, ठीक है। तो ये आपको दिया हुआ है ए नोट, और ये आपको दिया हुआ है मेरा बेटा 80, ठीक है। तो जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो इसका आंसर फिर ए आ रहा होगा। इशिता, क्रिश हो गया है क्या? आयुषी, यस मैम। ये वाला क्वेश्चन कीजिए। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 3। ऑप्शन में लिख देती हूँ यहाँ पे, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी।
क्या बोला आपको? रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, इनिशियल कंसंट्रेशन दी हुई है, इट वुड बी, क्या पूछा? व्हाट वुड बी कंसंट्रेशन ऑफ बी? प्रोडक्ट की सी ऑप्शन। कंसंट्रेशन बी की पूछी है प्रोडक्ट की, तो क्या हो जाएगी? 2x, यानी कि 2 के 80। के कितना है? 10⁻⁻3। टाइम कितना है? 100 है। कितना आ रहा है? 0.2 आ रहा है ना? मैम सेकंड ऑप्शन, मैम सेकंड ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो इसको ऐसे करना था सिंपल। ठीक है, अब क्योंकि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा दिया, अब आप लोग डिराइव करने बैठेंगे तो फिर टाइम जाएगा उसमें। पहली बात तो एक चीज यहाँ पे ये भी ध्यान देने वाली थी कि इसने ये बता नहीं रखा था कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो आप यूनिट से पता लगाओगे कि कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन है। तो दिस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देन जो उसने पूछा है वो आप फिर बताएं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में रखेंगे आप। जेई 2023 में क्वेश्चन आया था। क्लियर है? मैं देखना चाहती हूँ। यस मैम। पहले आप करेंगे, खुद ट्राई करेंगे, नहीं होगा तो ही डाउट सॉल्विंग ग्रुप में पूछेंगे। कभी भी ऐसा नहीं करना होता कि मान लो कोई क्वेश्चन है, नहीं हुआ, डाउट सॉल्विंग ग्रुप में भेज दिया ना। पहले आप अपने तरफ से ट्राई करो, अपनी तरफ से सोचो, फिर टीचर के पास भेजो कि नहीं हो रहा, देन टीचर आपको फिर हिंट बताएगा कि ऐसे ऐसे होगा, तो आप फिर ट्राई करो। मैम जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर के डाउट है वो आपको पर्सनली सेंड करने हैं या फिर ग्रुप में? ग्रुप में कर दो या पर्सनली कर दो, ग्रुप में कर देना, क्योंकि वहां पे बहुत सारे बच्चे भी है ना, तो वो आंसर कर देते हैं कोई ना कोई, नहीं तो मैं कर दूंगी। ठीक है, ओके मैम। ठीक है, चलो आगे। अब हेडिंग डालो ग्राफ। अब हमें ग्राफ बनाने हैं। ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए पहला ग्राफ है रेट वर्सेस ए। रेट वर्सेस ए, तो तुम खुद सोचो ग्राफ कैसा आना चाहिए। हमें पता है जीरो ऑर्डर के केस में तो कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता ही नहीं है, तो अगर मैं रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ बनाऊंगी मेरा बेटा, तो ग्राफ कैसे आएगा? पैरेलल टू एक्स एक्सिस आएगा। डिपेंड ही नहीं कर रहा, तुम कंसंट्रेशन को बढ़ाए जा रहे हो, रेट चेंज ही नहीं हो रहा। यस और नो? यस मैम। ये बाहर नहीं निकला हुआ, ये मेरे से निकल गया बाहर। फर्स्ट ग्राफ। सेकेंड ग्राफ है ए वर्सेस टाइम। ए वर्सेस टाइम मतलब 80 वर्सेस टाइम वो पूछ रहा है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखो ग्राफ आप ना तभी बना सकते हो जब आप लोगों को कॉन्सेप्ट मालूम हो, जब आप लोगों को फॉर्मूले मालूम हो। तो 80 वर्सेस टाइम का ग्राफ क्या बनाओगे? 80 माइनस ए नोट इज इक्वल टू माइनस के टी। अब 80 वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ बनाना है, तो 80 को अलग कर लो, क्या हो जाएगा? माइनस के टी प्लस ए नोट। यस और नो? तो अब क्या हो जाएगा? इधर देखो, यानी कि 80 हमारा क्या है? वाई एक्सिस पे है, टाइम मेरा एक्स एक्सिस पे है, तो इधर देखो ये क्या बन जाएगा? वाई एक्सिस पे, ये आपका एक्स एक्सिस पे, तो ये क्या हो जाएगा? तुम्हारा स्लोप हो जाएगा, और ये तुम्हारा इंटरसेप्ट हो जाएगा। यानी कि ग्राफ कैसे आ रहा होगा? ऐसा आ रहा होगा, नेगेटिव स्लोप के साथ आ रहा होगा। ठीक है, तो ये क्या है? तुम्हारा इंटरसेप्ट है, स्लोप क्या है? माइनस के है, और अगर इसको टच कर दोगे तो जब तुम बताओ 80 जब हमारा 0 था तो टाइम कितना था? याद आ रहा है? टी कंप्लीशन टाइम ए नोट बाय के। हम ए नॉट बाय के। ठीक बात है इतनी? तो दिस इज योर सेकेंड ग्राफ। ठीक है, थोड़ा बहुत तो स्कूल में भी रिवाइज पढ़ा होगा ये चैप्टर, तो इसलिए कहते थोड़ा सा रिवाइज करके आ करो, मेरे लिए थोड़ा सा आसान होगा पढ़ाना, क्योंकि मेरा नहीं तो मेरे को बहुत स्लो करना पड़ता है अपना पेस। ठीक है, उसके बाद डालो टी हाफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन। अगर मान लो मेरे को इनिशियल कंसंट्रेशन का ग्राफ बनाना है हाफ लाइफ के वर्सेस, तो कैसे ग्राफ आएगा? बताओ क्या होता था? टी हाफ ए नोट बाय 2 के होता था मेरा बेटा। यस मैम। यस यानी मैम। कि आपका टी हाफ इज योर वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस हो जाएगा, इंटरसेप्ट यानी कि 0 है, तो ऐसा कुछ ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, और स्लोप क्या हो जाएगा? स्लोप क्या होता है? टेंजेंट थीटा वो कितना है? 1/2 के, और इंटरसेप्ट क्या है? 0 है, तभी ओरिजिन से पास हो रहा है। 3 ग्राफ क्लियर है बेटा? बेटा कौन कौन से? टी हाफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, एंड आपका 80 वर्सेस टाइम। ध्यान रखना ये ए इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं है, ये ए वो कंसंट्रेशन है टाइम टी पे 80। ध्यान रखना ये हमेशा बात। कई लोग क्या समझते हैं ना, जो हम ये लिखते हैं ना रेट,
इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं होती रिएक्टेंट की, एट टाइम टी पे होती है। जब तुम इसके क्वेश्चंस करोगे ना तो तुम्हें तब मालूम पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के कुछ एग्जांपल, नोट्स हो वेरी इंपॉर्टेंट, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं सीधा मैंने आप लोगों के रेफरेंस के लिए लिख दिए हैं, थोड़ा सा बता देती हूँ मैं क्या है। सबसे पहला एग्जांपल है ये वाला, इनको हम बोलते हैं फोटो हेलोजिनेशन रिएक्शन। फोटो हेलोजिनेशन रिएक्शन, इसमें रेट जो है ना बेटा H2 और Cl2 की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, वो किसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे, कि तुमने जो लाइट डाली है उसकी इंटेंसिटी क्या थी, कितनी इंटेंसिटी से वो बोन ब्रेक कर पा रही है। अगर तुमने ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा तो जब तुम लाइट फॉल कराते हो तो ये रेडिकल में ब्रेक करता है, ठीक है, अगर तुमने सुना हो तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे यहाँ पे रेट डिपेंड करता है, इनकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। तो जो भी फोटो हेलोजिनेशन रिएक्शंस होती हैं दे आर द एग्जांपल्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ऐसे ही जो तुम्हारा इधर देखो नजर मारो, ये क्या लिखा हुआ है N2 हॉट प्लेटिनम सरफेस, ये क्या लिखा हुआ है मोलिबेल्डियम और टंगस्टन सरफेस, ये लिखा हुआ गोल्ड सरफेस, यानी कि ये सब क्या होते हैं कैटलिस्ट होते हैं। जब तुम डीएनएफ लोक में पढ़ोगे तो ये कैटलिस्ट होते हैं। तो कैटालिटिक सरफेस पे अगर गैसियस मॉलिक्यूल का एड्सॉर्प्शन हो रहा है तो वो भी किसका एग्जांपल होता है मेरा बेटा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का होता है। क्योंकि बेटा कैटालिटिक सरफेस पे क्या जगह है, तो जैसे ही गैस के मॉलिक्यूल्स आएंगे और इन जगह में जाके एड्सॉर्ब हो जाएंगे तो सारा सरफेस कवर हो जाएगा। उसके बाद तुम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाते जाओ, रेट पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि वो ऑलरेडी क्या हो चुका है, सारा कवर हो चुका है। तो जो ये एड्सॉर्प्शन वाली रिएक्शंस होती हैं वो भी किसका एग्जांपल होती है मेरा बेटा, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के एग्जांपल होती है। क्लियर है क्या? मतलब Yes, ma'am. कुछ खास Yes, मैंने सिर्फ तुम्हें बता दिया है। कभी बाय चांस रेयरेस्ट 0.001% केसेस में आ सकता है पेपर में, अदरवाइज ये कोई नहीं पूछता, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे, अभी टाइम है ना अपने पास 15-20 मिनट। फर्स्ट ऑर्डर Yes. रिएक्शन, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अब तुम खुद बताओ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या होगा, जहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, है ना। अगर मान लो मेरा ए से प्रोडक्ट बन रहा है तो मैं रेट कैसे लिखूंगी, यही लिखूंगी। हाँ जी बोलिए सारे बच्चे। yes, ma'am. Yes, ma'am. सेम मैं वही बोलूंगी, टाइम t0 पे मान लेते हैं ये a है, ये कुछ नहीं बना। टाइम t पे मैं मान लेती हूँ ये -x है, ये x होगा। इसको आप a नोट बोल दो कंसंट्रेशन के टर्म्स में, इसको आप AT बोल दो। तो रेट क्या होगा, अगर मेरे को मान लो रेट ऑफ रिएक्शन लिखना हो तो मैं ऐसे लिख दूं -dA/dt लिख दूं, और इसको किसके इक्वल लिख दूंगी, KA के इक्वल। यस और नो? Yes, ma'am. भाई अब सेम है, देखो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमें इसका डिराइव करना है, तो चलो आओ फटाफट। अब क्या है, इसको उधर ले जाओ और a को नीचे ले आओ, तो -dA/A k dt क्या करोगे, इंटीग्रेशन करोगे। कहां से कहां तक करोगे, जब टाइम t0 होगा और कंसंट्रेशन A नोट होगा। इसमें जब टाइम t होगा तो कंसंट्रेशन कितनी होगी, 80 होगी। यस और नो? अब तुम Yes, मुझे ये बताओ dA/A का इंटीग्रेशन क्या होता है, कौन बताने वाला है? dx/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? x²/2. X square upon 2. हम लोग हैं। ln x होता है ना? यस मैम। Yes, ma'am. Oh, Log. yes, ma'am. Log X. ऐसे मत करो ठीक है, ln x होता है। तो dA/A का क्या हो जाएगा, ln A हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिखूं क्या, ln A हो जाएगा। और लिमिट क्या है, 80 से A नोट है। और यहाँ पे dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, देखो t होगा, तो यहाँ पे मैं T. -KT। बताओ यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछो। No. लिमिट A नोट से 80। अब क्या करते हो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो इसको कैसे लिखूं, ln 80 माइनस ln A नोट, और ये क्या हो जाएगा -KT। यस और नो? Yes, ma'am. तो ये क्या हो जाएगा ln 80
बाय ए नोट बिकॉज एल एन एम माइनस एल एन एन क्या होता है, एल एन एम बाय एन। माइनस अगर मैं कॉमन ले लूं, अगर मान लो मेरे को माइनस को हटाना है, तो एल एन ए नोट बाय ए टी इज इक्वल टू के टी, हाँ या ना? यस मैम। ठीक है जी। इसको मैं और कैसे लिख सकती हूँ, के टी इज इक्वल टू 2.303 log ए नोट बाय ए टी लिख दूं, क्योंकि एल एन को मैंने चेंज कर लिया, एल एन को log में चेंज करते हो तो क्या आता है, 2.303 log ही आता है। तो यानी कि इसको आप ये लिख दो, k इज इक्वल टू, ध्यान रखना k इज योर रेट कांस्टेंट, 2.303 बाय टी log ए नोट बाय ए टी लिख दूं। Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, अच्छा अभी मैं सारा कंपाइल करवा दूंगी। इसको और क्या लिख सकती हूँ मैं, एल को क्या करो, हटा दो, एल को हटाओगे तो ये पावर में चला जाएगा, 80 बाय ए नोट ई रेस टू द पावर माइनस के टी, तो 80 क्या आ जाएगा, ए नोट ई रेस टू द पावर माइनस के टी, यस और नो? यस मैम। यस मैम। ये तो करना पड़ेगा, डेरिवेशन भूल जाओगे कोई बात नहीं, लेकिन एक्सप्रेशन आपको याद होना चाहिए, ज्यादातर ये यूज होता है ये वाला। ठीक है, इसको आप और क्या लिख सकते हो, अरे बाबा, इसको आप लिख सकते हो, चलो यही लिख देती हूँ, इसको आप लिख सकते हो के 2.303 बाई टी log ए बाय ए माइनस एक्स। ए क्या था ये पता होना चाहिए, पता चले यही भूल गए। ए तुम्हारा था इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, ए माइनस एक्स क्या है, लेफ्ट अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, एक्स क्या है, कितना रिएक्टेंट रिएक्ट कर चुका टाइम टी पे, या कितना रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है, दिस इज योर एक्स। अगर आप ए नोट बाय ए टी की टर्म्स में लिखते हो तो ए नोट तुम्हारा इनिशियल कंसेंट्रेशन है रिएक्टेंट का, ए टी क्या है, लेफ्ट अमाउंट है रिएक्टेंट की एट टाइम टी पे। ठीक है, और प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन क्या थी, ये भी मैंने आपको बता ही दिया, ए टी इज इक्वल टू ए नोट ई रेज टू द पावर माइनस के टी, यही तो था। यस मैम। तो याद रहेंगे ये दो फॉर्मूले अभी तक? यस मैम। लगे हाथ ये भी लिख लो, एल एन कह रही हूँ लोग ए नोट बाय 80, क्योंकि वो कुछ भी यूज करवा सकते हैं तुमसे, वो तो जब क्वेश्चन करोगे तब मालूम पड़ेगा, क्योंकि आज तो क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, जब अपन नेक्स्ट मंडे को मिलेंगे तो क्वेश्चन ही करेंगे, ज्यादातर अपना टाइम जो है फर्स्ट ऑर्डर के अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, उसके बाद आती है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ क्या होती है, हाफ लाइफ क्या होती है मेरे बेटा, टी 50% मतलब 50% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, और 50% क्या होगा, बचा होगा, हाँ या ना? तो यानी यस मैम। कि क्या हो जाएगा, ए नोट बाय 2 हो जाएगा। यस अब मैम। एक बार बताओ एक्सप्रेशन क्या था, 2.303 बाय टी log ए नोट बाय 80, यही एक्सप्रेशन था। Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, इसको एल एन की टर्म्स में भी लिख सकते हो आप कि 1/t एल एन ए नोट बाय 80, ऐसे भी लिख सकते हो। तो एल एन ए नोट ही रहेगा, 80 क्या है, ए नोट बाय 2 है, तो ये क्या बन जाएगा, के 1/t हाफ एल एन 2, यानी कि टी हाफ क्या आ जाएगा मेरे बच्चा, एल एन 2 बाय के आ जाएगा। और इसको अगर आप लोग में चेंज करते हो तो एल एन क्या होता है, 2.303 लोग, इधर देखो एल एन क्या होता है, 2.303 लोग 2, और लोग 2 क्या होता है मेरा बेटा, 0.3, तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 0.693 बाई के। क्या पता चला यहाँ से, यहाँ से तुम्हें ये पता चला कि जो टी हाफ है इज, किस केस में, इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, इज इंडिपेंडेंट ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन, किसकी, रिएक्टेंट की। बताओ,
हाँ, ये वाली चीज क्लियर हुई? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. सोच लो। हाँ, गिव मी थम्स अप। कनक, आर यू देयर? Yes, ma'am. हो गया कनक क्लियर? Yes, ma'am. जैस्मीन? नेक्स्ट है कंप्लीशन टाइम। अब तुम मुझे बताओ इसका कंप्लीशन टाइम क्या होने वाला है? सोल्व करके बताइए सारे बच्चे। कंप्लीशन टाइम मतलब क्या हुआ? 80 0 हो जाएगा ना? यस मैम। तो चलो Yes, बताओ ma'am. सारे बच्चे। फॉर्मूला याद करके आना नेक्स्ट क्लास में जब आओगे मंडे को, क्योंकि सैटरडे का तो तुम्हारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जाएगा। इनफाइनाइट नहीं आ जाएगा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. या तुम ऐसे निकाल लो, कैसे भी निकाल लो। ए नोट ई रेस्ट टू पावर माइनस के टी कंप्लीशन, तो 80 तो 0 ही हो जाएगा, और अगर 80 0 हो जाएगा तो ये आ जाएगा, डायरेक्ट लिख देती हूँ मैं, ई रेस्ट टू द पावर माइनस के टी कंप्लीशन 0। और ln, अगर आप ln ले रहे हो दोनों साइड तो ln 0 इनफाइनाइट होता है, यानी कि जो टी कंप्लीशन है वो कितना आ जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। यानी कि नोट करके लिख सकते हो कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर गोज टू कंप्लीशन। क्लियर है? नेवर गोज टू कंप्लीशन, कभी कंप्लीट नहीं होगी, कुछ ना कुछ तो रिएक्टेंट बच जाएगा। ठीक है बात? Yes. Yes. Yes, ma'am. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा इसका? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है? एक्स बाय ए। Yes, ma'am. ओके, एक्स बाय ए होता है। तो क्या होगा ये? कौन करके बताएगा? बताओ। अच्छा, अपने पास 80 क्या निकल के आया था? अपने पास 80 निकल के आया था, ए नोट ए रेज टू द पावर माइनस के टी निकल के आया था, और 80 क्या है? ए नोट माइनस एक्स लिख दू, और ये क्या है? ए नोट ई रेज टू द पावर माइनस के टी। तो यहाँ से अगर मुझे एक्स निकालना हो तो वो क्या आ जाएगा तुम्हारा? ए नोट 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस के टी। यस और नो? देखो एक बार, मैम 80 को मैं क्या लिखती हूँ? ए माइनस एक्स, और ए क्या है तुम्हारा? ए नोट ही तो है। तो अब एक्स की वैल्यू क्या आ गई तुम्हारे पास? एक्स की वैल्यू आ गई ए नोट 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस के टी, और ए क्या है? ए नोट ही है। तो तुम्हारे पास अल्फा की वैल्यू क्या आ गई इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? ये आ गई। अब क्या मेरे को याद था क्या ये? नहीं, मुझे याद नहीं था, बट मुझे पता है मैं इसको यूज करके निकाल सकती हूँ। तो तुम्हें भी ऐसे कर, अगर तुम्हें एक्सप्रेशन पता है तो तुम रिजल्ट निकाल सकते हो। बहुत है? यस मैम। Yes, ma'am. आज के लिए इतना बहुत है क्या? Yes, ma'am. यस, आज के लिए इतना बहुत है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी, फिर क्या कहते हैं, फिर आपको ग्राफ बनवा दूंगी, और फिर आगे क्या करेंगे? क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आज करना क्या आप लोगों को, जितना मैंने करवाया है वो अच्छे से याद करोगे, जितना मैंने करवाया है वो अच्छे से क्या करोगे? ध्यान में रखोगे। क्या? जीरो ऑर्डर के हाफ लाइफ टाइम T75%, ये तो सबका याद होना चाहिए, है ना? जीरो ऑर्डर का क्या फॉर्मूला है ना? फर्स्ट ऑर्डर के केस में क्या रिलेशन मैंने निकलवाए हैं, क्योंकि देखो टाइम एक बारी में मैं बोलूं कि याद हो जाएगा, नहीं हो पाएगा जब तक उसको बार बार रिवाइज नहीं करोगे। टी हाफ क्या निकल के आएगा? आप इसमें T75% भी निकाल सकते हो क्या? निकालना एक बार T75%। मेरे पास स्पेस नहीं है, तुम निकालना T75% कितना आ जाएगा इसका, निकाल के देखो।
ये सारी तुम्हें चीजें पता होनी चाहिए कि कंप्लीशन टाइम इनफाइनाइट होता है फर्स्ट ऑर्डर में, लेकिन जीरो ऑर्डर के केस में ए नोट बाय कितना होता था, 1k होता था। हाफ लाइफ इन केस ऑफ जीरो ऑर्डर ए नोट बाय 2k होता है, लेकिन इसमें ln 2/k होता है, या यू कैन से 0.693/k होता है, यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये वाली बातें क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। ठीक है मेरा बेटा, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करूंगी, 1-2 ग्राफ है यहाँ पे, वो करके खत्म करेंगे। ठीक है, तो फटाफट से एक बार देख लेते हैं। जीरो ऑर्डर के केस में मुझे कौन बताएगा? गुनगुन आप बताओ क्या फॉर्मूला था? मैम KT minus E naught is equals to minus KT. यस। टी हाफ कितना था इसमें? ए नोट बाय बोलो 2k 2k था। 2K. टी कंप्लीशन कितना था? a naught upon k A naught upon K. ठीक है। और एक्स कितना था? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन एट टाइम टी, KT था। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर के केस में अपन ने क्या किया? क्या फॉर्मूला था मेन? k इज इक्वल टू 2.303/t log a बाय a माइनस एक्स। एक ये वाला फॉर्मूला भी ध्यान रखना, ये भी काफी जेई मेन में यूज होता है। ठीक है, उसके अलावा हाफ लाइफ याद रखोगे 0.693/k होता है, और टी कंप्लीशन ध्यान रखोगे कितना होता है? इनफाइनाइट। तो आज तुम्हें बस यही करना है। ठीक है, हाँ, और जीरो ऑर्डर के ग्राफ ये भी पता होने चाहिए। ठीक है मेरा बेटा, Yes, ma'am. आज के लिए